नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो देखिए, जिस तरह से बड़े तूफान आने से पहले एकदम मौसम शांत हो जाता है, पेड़ पौधे पूरे शांत हो जाते हैं, उसके बाद एक बहुत बड़ा तूफान आता है, सब कुछ फिर उखाड़ देता है। तो क्या आज अगर आप मार्केट की जो क्लोजिंग देखें, एकदम फ्लैट क्लोज हुआ है, क्या ये वही वाली शांति है? क्या ये तूफान से पहले वाली शांति है? और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? तो दुनिया भर के खास करके फाइनेंशियल मार्केट जो असमंजस वाली स्थिति में है, और वो असमंजस वाली स्थिति क्या है? तो एक तरफ जहां दुनिया मंदी और खास करके तेजी के बीच में बट गई है। अगर देखें तो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी यूएस बहुत तेजी में है, वहां इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो रहा है। कंट्रोल करने के लिए क्या क्या जतन करने पड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी इकोनॉमी की हाल चाइना का देखें तो वहां बड़ी मंदी है, वहां की बड़ी बड़ी कंपनियां डिफॉल्ट कर रही। अभी हाल ही में देखें तो टॉप 3 कंपनियां वहां डिफॉल्ट कर चुकी है। अगर बात करें तो एवरग्रांड का आपने नाम सुना होगा, जो सबसे बड़ी वहां की रियल एस्टेट कंपनी थी, वो भी डिफॉल्ट कर गई। ग्रांड सिटी नाम से एक कंपनियां थी, वो भी डिफॉल्ट कर गई। और कार के एक जांगजू करके नाम आ रहा है, इस तरह की कंपनियां भी डिफॉल्ट कर गई। ये तो बड़ी कंपनियां, इनके नाम आ रहे हैं, और इनके पीछे कई छोटी कंपनियों का अस्तित्व बदल चुका होगा। इसके इतर अगर देखें तो सबसे बड़ा जो एक बॉन्ड यील्ड मार्केट पूरी दुनिया में है, उधर से एक बड़ा संकेत आ रहा है, जो भी एक मार्केट को डराने वाले संकेत ही दे रहे हैं कि दुनिया भर के बॉन्ड बाजार में बॉन्ड यील्ड बढ़ रहे हैं, मतलब अपने हाई पे चल रहे हैं। अगर यूएस की बात करें तो 10 साल का जो बॉन्ड यील्ड एक खास करके बेंचमार्क होता है, अगर उसको हम लेके चलें तो 10 साल के बॉन्ड यील्ड यूएस में अपने 16 साल के उच्चतम स्तर पे आ गया है। अगर वहीं हम जापान की बात कर लें तो यहां भी आपको 9.5 साल यानी 10 साल के लगभग उच्चतम स्तर पे ये अभी बॉन्ड यील्ड आ गया है। अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस में इससे पहले जो 16 साल के उच्चतम स्तर पे अभी बॉन्ड यील्ड आ गया है, उससे पहले ये 2008 के मंदी के पहले था, और उसके बाद देखें तो 2008 की मंदी आई थी। तो आप इसको भी कोरिलेट करके चल सकते हैं। अगर हम न्यूजीलैंड की बात कर लें तो न्यूजीलैंड में भी बॉन्ड यील्ड अपने 12 साल के उच्चतम स्तर पे चल रहे हैं। नॉर्वे में अगर बात करें तो 13 साढ़े 13 साल के उच्चतम स्तर पे चल रहा है। अगर हम स्वीडन की बात करें तो यहां भी 12 साल के उच्चतम स्तर पे चल रहा है बॉन्ड यील्ड। अगर देखें ऑन एन एवरेज तो 12 से 15 साल के बीच में सारे जगह के बॉन्ड यील्ड हैं जो अपने हाई पे चल रहे हैं। और बॉन्ड यील्ड बढ़ने का सीधा संकेत होता है इक्विटी मार्केट में अनिश्चितता। जब इक्विटी मार्केट में अनिश्चितता आने लगती है तो फिर डेब्ट मार्केट ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है, और ये उसी का आपको संकेत दे रहा है। दूसरी तरफ एक संकेत ऐसा मिल रहा है, खासकर बात करें वॉरेन बफेट और माइकल बेरी, जिन्हें पूरी दुनिया के इन्वेस्टर फॉलो करते हैं, इन्हें लोग जानते हैं और कहीं न कहीं इनकी बातों पे भरोसा करते हैं। इनके तरफ से जो खास करके मैसेज आ रहा है वो तो और ही डरावना है। अगर बात करें वॉरेन बफेट और माइकल बेरी की, तो माइकल बेरी अपने फंड का 90% जो हिस्सा है उन्होंने पुट खरीदने में लगा दिया है। अगर हम वॉरेन बफेट की बात करें तो इन्होंने भी 3 महीने में जितनी खरीदारी नहीं करी है, उससे ज्यादा इन्होंने मार्केट में बिकवाली करी है। तो आपका जो यहां से भी अगर कहें मैसेज साफ दिख रहा है कि खास करके मार्केट में क्या एक बड़ा तूफान आने वाला है। देखिए, सवाल ये नहीं है कि वॉरेन बफेट या माइकल बेरी सही है या गलत है। सवाल ये है कि इनको ऐसा दुनिया में क्या दिख रहा है जो ये इतने बड़ी मंदी की पोजीशन लेके बैठे हुए हैं। और सेकंड थिंग, जिस तरह से दुनिया आपको मंदी और तेजी में बढ़ती हुई दिखलाई दे रही है, तो खास करके जो आम इन्वेस्टर हैं ये इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यहां से क्या करें। तो कहीं न कहीं हम लोग इसी 2 टॉपिक को लेके जानने की कोशिश करेंगे कि वॉरेन बफेट और माइकल बेरी को मार्केट में क्या दिख रहा है जो इतनी बड़ी मंदी की पोजीशन लेके बैठे हुए, यानी उनकी सोच को हम लोग डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यूएस की बात करें तो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी और सबसे बड़ी तेजी में बैठा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी चाइना, और वहां सबसे बड़ी मंदी है, वहां की बड़ी बड़ी कंपनियां डिफॉल्ट कर रही है। और तीसरी अगर हम जापान की बात कर लें, एक तरफ तो जापान में भी आपको बड़ी तेजी दिख रही है, लेकिन उसके इतर अगर हम यूरोप की बात कर लें तो यूरोप में आपको मंदी दिख रही है। वॉरेन बफेट और माइकल बेरी को यूएस में जो खास करके तेजी है, क्या उनपे उनका भरोसा नहीं है? जिस तरह से 3-4 महीने पहले अगर देखें तो यूएस ने बैंकिंग क्राइसिस से गुजरा, टॉप के 3 से 4 बैंक वहां दिवालिया हो गए और कितने अभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। तो क्या उनको इस बात पे भरोसा है कि खास करके यूएस में दोबारा से फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाली है? दूसरी बात, फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद फिच ने भी वहां के बैंकिंग के रेटिंग्स घटा दिए हैं। और दूसरी तरफ देखें तो गवर्नमेंट भी इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए वहां के एजुकेशन लोन पे सब्सिडी बंद कर दी है, यानी पब्लिक को अब एजुकेशन लोन खुद भरना पड़ेगा। अब कितने ईएमआई टाइम पे आएंगे, टाइम से लोग दे पाएंगे, तो कहीं न कहीं आपको अगर ये डिफॉल्ट करते हैं तो इससे भी बैंकिंग में दोबारा से प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। दूसरी तरफ दुनिया की सबसे दूसरी बड़ी इकोनॉमी चाइना की बात कर लें तो वहां
इन्फ्लेशन नीचे जा रहा है, कमोडिटीज के प्राइस नीचे जा रहे हैं, डिमांड नहीं हो रहा है मार्केट में, और डिमांड क्रिएट करने के लिए मार्केट में उतनी लिक्विडिटी भी नहीं है कि आपको डिमांड को रिक्रिएट किया जाए। अब चाइना इतना लिक्विडिटी से क्यों जूझ रहा है, तो खास करके वहां से देखें तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो चाइना से निकल के बाहर गई है, हालांकि कुछ तो इंडिया में भी आई है, इसका फायदा हमें ऑब्वियसली मिल भी रहा है। तो चाइना से जो कंपनियां निकल के बाहर गई है तो वहां एक बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गया है, और उस अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से मार्केट में लिक्विडिटी लगभग नगण्य होती जा रही है। सेकेंड थिंग, वहां की अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा देखें तो इंडिया से बहुत ज्यादा है। जहां हम लोग 7-8% पे परेशान है, वहां का ऑफिशियल डेटा 21% है अनएम्प्लॉयमेंट की। अगर बात करें तो सरकार ने दूसरी बार तो डेटा जारी करने से ही मना कर दिया कि हम डेटा जारी नहीं करेंगे, लेकिन जो अनऑफिशियल डेटा निकल के आती है वो लगभग वहां 50% के, तो 50% के करीब देश में अनएम्प्लॉयमेंट, ये एक बहुत बड़ा, खास करके देखें तो क्राइसिस की तरफ इशारा करता है। तीसरी जो सबसे बड़ी परेशानी वो पूरी दुनिया के सामने है, वो है रसिया यूक्रेन वार। और रसिया यूक्रेन वार आज का तो है नहीं, ये लंबे पहले तो लगा कि चलो कुछ दिन के बाद निपट जाएगा, दुनिया ने थोड़ी सी कुछ ना कुछ अल्टरनेट व्यवस्था करती गई, लेकिन ये इतना लंबा खींचने से आपको इसका प्रभाव और साफ साफ दिखने लग रहा है। वो है दो चीजों पे, पहला फूड इन्फ्लेशन और दूसरा क्रूड ऑयल। अगर फूड इन्फ्लेशन की बात कर लें तो पूरी दुनिया में ऑन एन एवरेज फूड इन्फ्लेशन 20% से बढ़ा है, और कहीं न कहीं आपको इसका इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है आपको क्रूड ऑयल पे भी। इन सब सिचुएशन समझने के बाद तो मैं जिस तूफान की चर्चा कर रहा हूं, कि जिस तूफान की आशंका लगा रहे हैं वॉरेन बफेट या फिर माइकल बेरी, तो कहीं न कहीं उनका सोच मुझे लग रहा है इसी तरफ है। इन सब चिंताओं से वो वाकिफ है, और कहीं न कहीं उनका कैलकुलेशन इस पे डीपली है, और वो इसी वजह से खास करके मार्केट में एक बड़ी मंदी की तरफ बैठे हुए हैं। और दोस्तों, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं आप तक ये आसानी से पहुंच जाए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।